और देखिए बड़ी बात ये जो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इमरान खान कैसे गए रूस, किसी को इसके बारे में पता तक नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात खत्म हो गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर तक की मुलाकात चली है। यह मुलाकात इसलिए अहम है, इसे आप समझें, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध रोकने में भारत अगर मध्यस्थता करता है तो वो रूस को मंजूर होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ी बात कि भारत की मध्यस्थता मंजूर है तो भारत की किस तरीके से ताकत बढ़ रही है पूरी दुनिया में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। West has ignored its responsibilities and has forced Russia into this straight threat, ideological and military. And if India is with its position of just and rational approach towards international problems, then it can support such process. And then no one is against it. और इस बैठक में क्या खास रहा, आपको विशेष जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, बताएं क्या कुछ खास हुआ आज बैठक में। देखिए अखिलेश, जो हमें सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विदेश मंत्री से यूक्रेन को लेकर के बात की है और इसमें भारत की तरफ से ये एक बार फिर से दोहराया गया है कि किसी भी तरह से इस विवाद को खत्म करने की जरूरत है, पीसफुल निगोशिएशंस होने चाहिए। और जिसका जिक्र आपने पहले ही किया कि विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद खुद रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो रशिया को ये मंजूर होगा। और आप देखिए कि इस बीच भारत कैसे इस ग्लोबल डिस्टर्बेंस में एक केंद्र बिंदु बन गया है, एक सेंटर ऑफ निगोशिएशन है। एक तरह से आप देखें, सिर्फ रूस के विदेश मंत्री यहाँ नहीं, एक दिन पहले अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए, उसके पहले चीन के विदेश मंत्री आए, यूएस फॉरेन सेक्रेटरी आई। तो कहीं ना कहीं भारत की इंपॉर्टेंस है और ये सभी देश इस बात को समझ रहे हैं कि भारत बड़ा की और क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। ऐसे में हमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आप एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दें कि खुद रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल ग्रीटिंग्स लेकर के, संदेश लेकर के आए हैं राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से। तो हर लिहाज से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 50 मिनट लंबी मुलाकात चली, बैठक चली और भारत की तरफ से यही पेशकश की गई है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन का जो ये विवाद है उसको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। तो ये महत्वपूर्ण खबर कि भारत की मध्यस्थता के लिए तैयार रूस। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जानकारी हमें मिल रही है कि पर्चा लीक मामले को लेकर अब सरकार बहुत सख्त हो गई है। ताजा खबर यह कि पेपर लीक रोकने के लिए स्ट्रांग रूम में कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने औचक निरीक्षण और स्ट्रांग रूम में आने वालों की संख्या सीमित कर दी है। राज्य में परसों पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद 34 संदिग्ध अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 24 जिलों में परीक्षा रद्द है, तो कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर भी फिलहाल अब पाबंदी लगा दी गई है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर। संजय, जो पर्चा लीक कांड है इससे शिक्षा विभाग की काफी बचत हुई और उसके बाद से लगातार समीक्षा का दौर जारी। आखिरकार ये जो पर्चा लीक हुआ है इसमें कहां पर लापरवाही हुई है, शासन स्तर पर समीक्षा की जा रही है और जिला बलिया नाम आ रहा है। हालांकि अभी पर सही या फिर सभी जिलों पर जहाँ इस सेट की परीक्षा की व्यवस्था है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमें शासन के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर जिले के सभी केंद्रों में बांटे जाने वाले पर्चे रखे जाते हैं, उस स्ट्रांग रूम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि व्यक्ति जो वहाँ जाएगा वो अपना मोबाइल लेकर नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो भी लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी है, जो भी कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पर आएंगे उन सबका पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जिन केंद्रों पर परीक्षा का प्रश्न पत्र रखा जाता है उस केंद्र पर केवल और केवल जो। चलिए संजय, उम्मीद करते हैं कि इन तमाम कदमों के बाद शायद अब आगे पर्चा लीक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर बिहार से, और क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली आना चाहते हैं? पिछले 2 दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात को लेकर अब अगली खबर बिहार से, और क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली आना चाहते हैं? पिछले 2 दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। वैसे तो बहुत दिनों से यह बात हो रही है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, लेकिन इस चर्चा के बाद ये बातें और बुलंदी से कही जाने लगी हैं। क्या है नीतीश कुमार का प्लान?
क्या वाकई में नीतीश उपराष्ट्रपति बनने की रेस में हैं, और हैं तो क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब देखिए। क्या वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल थके हुए, डरे हुए, सहमे हुए मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से वो छोड़कर भागना चाह रहे हैं। क्या बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है? मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। क्या बीजेपी नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई का रास्ता तैयार कर रही है? ये राज्य की राजनीति से अब उब गए हों या कोई अरेंजमेंट हो रहा हो भाजपा के साथ, तो राज्यसभा में जाकर के या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले जाएंगे। बीते कुछ दिनों से पटना के राजनीतिक गलियारों में इसी तरह की चर्चाएं खूब रही और इन चर्चाओं को खुद नेता ही हवा दे रहे हैं। ये माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको लगता है कि अब उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो और अच्छा। मुख्यमंत्री जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। इस राज्य में उनकी ज़रूरत भी महसूस की जाती रही है, आज भी उनकी ज़रूरत महसूस की जाती है, तो हम तो चाहेंगे कि वो राज्य की सेवा करें। 2 दिन पहले पटना में नीतीश कुमार ने पत्रकारों से मुलाकात की। इसी मुलाकात से बात निकली कि नीतीश ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। फिर क्या था, चर्चा उपराष्ट्रपति बनने तक की चल निकली। पुराना जो लोकसभा बाढ़ है, अब तो बाढ़ लोकसभा रहा नहीं, वहाँ खूब घूम रहे हैं, पुराने मित्रों से मिल रहे हैं। तो उसी में पूछा गया था ये सवाल, जहाँ सवाल पूछा गया मैं भी था कि इतना क्यों जा रहे हैं, तो कोई आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा का? तो उन्होंने कहा कि ना, ऐसी बात नहीं है, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब लोकसभा का चुनाव है, उसी की बात ये आया था कि राज्यसभा, तो कि हाँ ये एक इच्छा है कि राज्यसभा का। बिहार में बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार हैं। बीजेपी के नेता बयानबाजी के जरिए लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। हो सकता है बीजेपी नेतृत्व के मन में इसको लेकर विचार भी चल रहा हो, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना इतना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि सम्मानजनक विदाई के लिए उपराष्ट्रपति के नाम की चर्चा सियासी गलियारों में वायरल है। इस साल अगस्त महीने में वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी उपराष्ट्रपति बनाकर नीतीश कुमार को बिहार में विदा कर सकती है। नीतीश कुमार बिहार से हटते हैं तो बीजेपी अपना सीएम बना पाएगी। बिहार में बीजेपी को अपना सीएम बनाने की इच्छा इसलिए भी कुलाछे मार रही होगी क्योंकि हिंदी बेल्ट में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का अब तक कोई अपना सीएम नहीं बना और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता अपने सीएम के लिए काफी मुखर नजर भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए, क्योंकि जनता जो चाहती है वह भी मैं वही कह रहा हूँ जो जनता का विचार भी है। सरकार है, सरकार तो लोक और तंत्र है, लोक के प्रतिनिधि सरकार है, तंत्र भ्रष्ट है, तो निश्चित नहीं सुनी जाती है। तो ये आपको ये कह रहे हैं तो क्या लग रहा है अफसरशाही हावी नहीं है, अफसरशाही लूट रहा है। अब जब से बिहार में नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की अटकलें लगनी शुरू हुई हैं, तब से सरगर्मी तेज है। विपक्ष एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर हमलावर है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से सफाई पर सफाई आ रही है कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे। उपेंद्र कुशवाहा ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अरे भाई, आदरणीय नेता नीतीश कुमार को फिलहाल 5 सालों के लिए बिहार की जनता की सेवा का जनादेश प्राप्त है, अर्थात नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। कुछ इसी तरह की बातें नीतीश के करीबी मंत्री संजय झा भी कह रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं उठता। बात अगर उपराष्ट्रपति की सामने आई है तो कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ न कुछ जरूर पक रहा होगा। वैसे भी राजनीति में सब कुछ कहकर नहीं किया जाता, कुछ पत्ते अंतिम समय पर खोले जाते हैं। इसलिए इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि बिहार की राजनीति में अब किस तरह की चर्चाएं होती हैं।
और चलिए बिहार से अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन गुजरात में चुनावी हलचल जोरों पर है। कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर अपनी नई चुनावी रणनीति तैयार की है। आप देखिए हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। ये हैं नरेश पटेल, जिनके नाम की आजकल गुजरात की सियासत में काफी चर्चा है। चर्चा है कि नरेश पटेल पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी तक सभी डोरे डाल रहे हैं। नरेश पटेल लेउआ पटेलों की कुल देवी खोडल धाम माता मंदिर को चलाने वाले खोडल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों की वजह से नरेश पटेल पाटीदार समाज में तो जाना माना नाम है ही, गुजरात के अन्य समाजों में भी उनकी अच्छी छवि मानी जाती है। इसके अलावा नरेश पटेल का खुद का बड़ा व्यापार है और पाटीदार के रसूखदारों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। यानी नरेश पटेल न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बेहद मजबूत हैं। कांग्रेस नरेश पटेल के दम पर अपने 28 सालों से खोई सियासी जमीन को गुजरात में तलाश रही है, तो आम आदमी पार्टी नरेश पटेल के दम पर दिल्ली और पंजाब की तरह ही दम दिखाना चाहती है। लेकिन नरेश पटेल का कहना है कि वो अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि उन्हें राजनीति में आना है या नहीं। नવો विचार छे तो नरेशभाई ने आमा आगळ વધવું જોઈએ કે ન વધવું જોઈએ, એટલે એક લાંબી પ્રોસેસ છે અને પ્રોસેસ મને નથી લાગતું કે ટૂંક સમયમાં પૂરી થાય, પણ હજી થોડો समय લાગશે। लेकिन कांग्रेस की माने तो नरेश पटेल से कांग्रेस की डील हो चुकी है। अप्रैल के पहले हफ्ते में राहुल गांधी गुजरात दौरे पर जाएंगे, जहां नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि पहले नरेश पटेल को प्रचार समिति की कमान दी जाएगी और चुनाव नजदीक आने पर कांग्रेस उन्हें सीएम का चेहरा भी बना सकती है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से करीब 30 से 35 सीटें पाटीदार इलाके में आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीट पर जीत मिली थी। उस चुनाव में हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ थे। नतीजों के विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि कांग्रेस को पाटीदारों के इलाके यानी कि सौराष्ट्र में बढ़त मिली थी। कांग्रेस इसी बढ़त को नरेश पटेल के चेहरे के दम पर जीत में तब्दील करना चाहती है। इसी को कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर नरेश पटेल वाला प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक नरेश पटेल के नाम पर कांग्रेस ने गुजरात में आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसमें उन्हें 4% वोट शेयर का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 41% वोट मिले थे। सर्वे से पता चला कि नरेश पटेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस बीजेपी को करीबी टक्कर देने की स्थिति में पहुंच सकती है। वहीं सर्वे में एक चिंताजनक बात कांग्रेस के लिए यह भी सामने आई कि नरेश पटेल के बिना कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पिछड़ भी सकती है। दूसरी तरफ नरेश पटेल प्रशांत किशोर की और प्रशांत किशोर नरेश पटेल की पहली पसंद है। यानी कि अगर कांग्रेस नरेश पटेल को अपना चुनावी चेहरा बनाती है तो प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए चुनाव रणनीति बनाएंगे। पंजाब में किए गए प्रयोग का हश्र सामने है। ऐसे में गुजरात में बड़ा प्रयोग करने से पहले कांग्रेस को कई बातों का ध्यान रखना होगा। नरेश पटेल राजनीतिक रूप से बिल्कुल नया चेहरा है। उन्होंने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में उन्हें तरजीह दिए जाने से कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता पार्टी से छिटक सकते हैं। वहीं हाल में संपन्न हुए उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ माहौल के बावजूद कांग्रेस उसे जीत में तब्दील नहीं कर पाई थी। गुजरात में तो यह सिलसिला बीते 28 सालों से जारी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की इस छवि को मुद्दा बना रही है और यह छवि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी ने पहली बार राज्यसभा में अपना शतक बना लिया है। यानी बीजेपी सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 100 पहुंच गई है और एनडीए को बहुमत भी मिल गया है। अब की बार 100 के पार। जी हां, राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या पहली बार 100 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। बीजेपी ने राज्यसभा की 13 सीटों पर हुए चुनाव में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पहली बार राज्यसभा में बहुमत हासिल हुआ है। राज्यसभा में 34 साल बाद किसी पार्टी ने यह उपलब्धि हासिल की है। ऐसा 1988 के बाद पहली बार हो रहा है। बीजेपी के जो नए राज्यसभा सांसद बने हैं उनमें शामिल है
सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश, पवित्र मार्गरीटा असम, एस फांगनोन कोन्याक नागालैंड, मणिक साहा त्रिपुरा। इस साल जुलाई तक राज्यसभा के 72 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उन्हें आज फेयरवेल दिया गया। इनमें पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। रिटायर हो रहे सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उप सभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई। ऐसा पहली बार होगा जब राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। इसके पहले बीजेपी को ये मलाल रहता था कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के चलते कई बिलों को पास कराने में अड़चनें आती हैं, लेकिन अब बीजेपी की राह पहले से काफी आसान हो जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा में 100 के पार सदस्य होने के मायने क्या हैं, अब जरा इसे समझ लेते हैं। एनडीए के पास अब राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। राज्यसभा में इस वक्त एनडीए के 124 सांसद हो गए हैं। लोकसभा में एनडीए को बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। अब कोई बिल पास कराने में सरकार को दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा में बिल पास होने की बाधा तो दूर हो गई है, लेकिन 100 के करीब जाने का फायदा तात्कालिक रूप से बीजेपी को मिलेगा जुलाई में, क्योंकि तब तक कुल 72 सांसद रिटायर हो चुके होंगे और उस समय होने वाले चुनाव में बीजेपी की संख्या बढ़ सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी और उसके एक सहयोगी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में राज्यसभा की सभी 4 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट से पहली बार राज्यसभा की 1 सीट भी नहीं मिल सकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।